दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान। तो शुरू करने से पहले अगर इसके बारे में बात करें तो बहुत से विद्यार्थियों को लगता है कि विज्ञान विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विज्ञान हमारे आसपास की सभी चीज़ों का अध्ययन ही विज्ञान है। और विज्ञान जो है 3 विषयों से बना हुआ है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तीनों को मिलाकर ही विज्ञान में सम्मिलित किया गया है। इसी तीनों के बारे में अगर हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वही कक्षा 10 का विज्ञान। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि विज्ञान जो है वो कठिन विषय है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप मात्र हमें रोज अपना 40 मिनट दीजिए। 20-25 मिनट की क्लास रहेगी और 15 मिनट आपका अभ्यास। इसके बाद आप देखिए विज्ञान सबसे सरल विषयों में से एक होगा। तो अगर आपको कोई समस्या हो विषय से रिलेटेड या विषय के अलावा भी कोई समस्या हो विज्ञान से रिलेटेड, तो हमारे चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग चैनल पे उसमें कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं। हम आपकी उन समस्याओं का समाधान करेंगे या उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज पहली क्लास शुरू करने से पहले हम बता दें कि आज के बाद ये क्लासेस जो हैं आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी और हर क्लास का सिलेबस लगभग नवंबर दिसंबर तक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पूरा कोर्स नवंबर दिसंबर तक खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट चलती रहेंगी। ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान के 3 खंड है, 3 भाग है। पहला भाग है उसमें भौतिकी का, दूसरा रसायन का और तीसरा जीव विज्ञान का। तो बुक में आगे पीछे दिया हो सकता है, तो हम लोग सबसे पहले सेक्शन जो भौतिकी का है, फिजिक्स का है, उससे स्टार्ट करेंगे और वो है 10वां चैप्टर, अध्याय 10, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अंग्रेजी में कहें तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग आती है वो है लाइट, क्योंकि जब लाइट के बारे में ही जानना है तो सबसे पहले हमें प्रकाश के बारे में ही जानना होगा। प्रकाश, लाइट, प्रकाश क्या है? तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। एक बार फिर अगर कहें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। अगर दूसरे शब्दों में इसे कहें तो कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। ये संवेदना रेटिना, आंख की क्रियाविधि में रेटिना द्वारा मस्तिष्क को भेजी जाती है, जहां से वो चीजों को जो पहले से देखा होता है उन्हें समझ पाता है कि ये वस्तु ये चीज है। तो सबसे पहली चीज, किसी वस्तु को समझने के लिए उस पर प्रकाश का पड़ना जरूरी है। प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसकी तीक्ष्ण छाया बनाता है। जैसे ये कोई प्रकाश का पथ है, प्रकाश इस प्रकार से जा रहा है, तो अगर ये सामने किसी वस्तु पर आकर टकराता है तो इस वस्तु की इधर पे छाया बनती है। बाकी प्रकाश जहां से गुजर जाता है वहां कोई छाया नहीं बनती, और जहां जहां इस वस्तु से टकराकर प्रकाश रुक जाता है वहां वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनती है। अब तीक्ष्ण छाया बनने के साथ साथ प्रकाश से चित्र कैसे बनता है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वस्तु से टकराकर वो परावर्तित होता है और ये परावर्तित प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो हमें वस्तुएं दिखाई देती। दूसरी चीज, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो कैसी दिखाई देती है। इसमें एक और बात है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो ये वस्तु जिस रंग की होगी ये उस रंग को अवशोषित नहीं कर पाती है। इसका दूसरे शब्दों में कहें तो जब प्रकाश इस पर पड़ेगा तो ये प्रकाश में सब, इससे पहले हम लोग जानते हैं विबग्योर कई रंगों का समूह है। ये 7 रंगों का मुख्यतः समूह है, उसमें भी कई रंग है। तो जब ये सभी रंग किसी वस्तु पर पड़ते हैं तो इसमें से जिस भी रंग की ये वस्तु रहेगी उस रंग को परावर्तित कर देगी, उसे अवशोषित नहीं कर पाएगी, बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी। तो जिस रंग को ये परावर्तित करेगी वही रंग हमारी आंखों के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा और हमें वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। तो इस प्रकार से मान लिया गया अगर कोई ये ईंट रखी हुई है लाल रंग की या केसरिया रंग की, इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो ये सभी रंगों को आकर्षित कर अवशोषित कर लेगा। केवल इसमें से केसरिया या लाल रंग ही परावर्तित होगा, अतः ईंट का रंग हमें लाल दिखाई देता है। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। अगर दूसरे चीज की बात करें, दूसरा चीज जैसे कोई हरी घास है या पत्ती है, तो अगर पत्ती की बात करें
तो पत्ती पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो पत्ती पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है सिवाय हरे रंग के। तो जब ये हरा रंग परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ता है तो हमें पत्ती हरे रंग की दिखाई देती है। तीसरा उदाहरण अगर हम लोग बात करें श्यामपट्ट की, श्यामपट्ट जो काले रंग का होता है, पहले स्कूलों में प्रयोग किया जाता था। तो अगर इस श्यामपट्ट की बात करें, अब इस पर जितने भी रंग पड़ते हैं, श्यामपट्ट काला रंग का होने के कारण सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और किसी रंग को परावर्तित नहीं करता। इस वजह से श्यामपट्ट का रंग काला दिखाई पड़ता है। अब एक और बात कर दें, आप लोग मार्केट जाते होंगे, कपड़े खरीदते होंगे, तो सूर्य के प्रकाश में बहुत रंगों का कॉम्बिनेशन है, सूर्य का प्रकाश कई रंगों का से मिलकर बना हुआ है, और जो बल्ब है, जो एलईडी है, उसमें कुछ ही रंगों को समाहित किया गया है। तो इस वजह से जो कपड़े हम खरीदते हैं, मार्केट में देखने पर कुछ दूसरे रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें दुकान से बाहर लेके आया जाए, किसी दुकान से खरीद के जब बाहर लाते हैं और धूप में देखते हैं या बाहर देखते हैं, तो धूप में या सूर्य के प्रकाश में उसका रंग कुछ दूसरा दिखाई पड़ता है। रंगों में पहले की अपेक्षा कुछ भिन्नता आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बल्ब में बहुत कम रंगों का उपयोग किया गया और सूर्य के प्रकाश में बहुत रंग है। तो वो कपड़ा क्या करता है कि बल्ब के प्रकाश के कुछ ही रंगों को परावर्तित कर पाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से उससे बहुत सारे रंग परावर्तित होते हैं, इस वजह से उसका रंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। प्रकाश से संबंध और भी घटनाएं, जैसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि शीशे से प्रतिबिंब का बनना, जैसे हम लोग अपना चेहरा या आईने में देखते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें इस आईने, मान लिया गया ये कोई आईना है, जब चेहरे से टकरा किरणें, यहाँ सूर्य की किरणें इस पे जाती हैं और आईने से टकरा कर आती हैं, तो हमारा प्रतिबिंब वैसा ही बनता है। जिस भी वस्तु से ये किरणें जा रही होंगी, दर्पण से टकरा के आती हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का है, इन प्रकार की बातें। तो हो गया दर्पण से किसी प्रतिबिंब का बनना। दूसरा, तारों का, आकाश में तारों का टिमटिमाना। तीसरा है बरसात के बाद इंद्रधनुष का बनना। चौथा है, और भी बहुत सारी घटनाएं, चौथी घटना में लिया जा सकता है प्रकाश का किसी भी ऑब्स्टेकल या पदार्थ या कण से टकराकर मुड़ना, जिसे फिजिक्स के लैंग्वेज में विवर्तन, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भाग में विभाजित किया गया है। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं, जिन्हें कहेंगे ल्यूमिनस बॉडीज। दूसरा अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं, जिन्हें कहा जाएगा नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो अगर इन दोनों के बारे में बात करें तो प्रदीप्त वस्तुएं वे होंगी जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वो होंगी जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो या जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो, जैसे सूर्य, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। दूसरा, अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश न हो, जैसे दूसरा चंद्रमा। ये भी आपको लगता होगा कि ये प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। दूसरा, और जिसके पास प्रकाश ना हो, जो प्रकाश न उत्पन्न करती हो, क्या चीज हो सकती है? कुर्सी, मेज, पेन इत्यादि। तो दीप्त प्रदीप्त वस्तुओं के बाद अगली हेडिंग है प्रकाश के गुण। प्रकाश हम लोग पढ़ लिए, प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। अब प्रकाश के गुण क्या क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो सबसे पहला गुण की अगर बात करें तो प्रकाश का जो पहला गुण है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ऐसा नहीं है कि एक बार इधर मुड़ते हुए चला गया, फिर मुड़ते हुए दूसरी तरफ चला गया। तो पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा गुण है प्रकाश विद्युत चुंबकीय। पहला गुण हो गया प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण हो गया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम सुना होगा आपने, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरी इसकी बात करें, तीसरा जो मुख्य गुण है प्रकाश का,
ये चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इस वजह से प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। चौथा गुण, प्रकाश का चौथा गुण है कि इसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ जो है वो है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम का मतलब आप लोग समझते हैं, यहीं भी समझते हैं, तो याद करिए एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। पांचवा अगर गुण की बात करें, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में, हवा में भी लगभग उतनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर हवा में बात करें तो इसकी चाल 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, इसलिए उसे लगभग बराबर मान लिया जाता है। प्रकाश की चाल निर्वात या हवा में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इसके बारे में बात करें तो प्रकाश की चाल को दर्शाते हैं c से। c बराबर हो गया 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बारे में अगर दूसरी बात भी कर लें तो इसे अगर घात के रूप में न लिखें तो 3 के आगे 8 शून्य लिखा जा सकता है, या मीटर प्रति सेकंड। अगला बात करें, अगर इस मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना हो तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो अगर 1000 मीटर 1000 से इसे भाग दे दें तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। तो 1000 से इसे भाग दे दिए, ये हो गया 1000 से यहीं पे अगर इसे भाग दे दें तो अब ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड, इसे कहेंगे किमी प्रति सेकंड। तो 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल, बचा क्या 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, मतलब ये हो गया इतना किमी प्रति सेकंड। अगर इसे पढ़ना हो तो क्या पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अर्थात प्रकाश की चाल निर्वात में या वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अंतिम पॉइंट अगर इसका पढ़ना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रकाश के गुण में इतना भी अगर याद करते हैं तो बहुत है। प्रकाश जो है परावर्तन तथा प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन की घटनाएं होती हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसी से रिलेटेड पूरा टॉपिक है, ये पूरा अध्याय 10 था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अब यहाँ से शुरू होगा। छठा गुण इसका हो गया, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग 2 टॉपिक और जान लेते हैं, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, तथा प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश की किरण? जैसे प्रकाश की किरण नाम से ही स्पष्ट है, जैसे किसी भी प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाश निकलता है, तो अभी हम लोग पढ़े कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो जब किसी सोर्स से, किसी माध्यम से, किसी स्रोत से प्रकाश निकलता है तो सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गति करता है। इसे कहा गया है प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण या प्रकाशीय किरण। तो जब किसी स्रोत से प्रकाश निकलता है तो सीधी रेखा में गति करता है, जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहेंगे रे ऑफ लाइट। दूसरी हेडिंग है प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। जब यह प्रकाश किरण, जब किसी स्रोत से बहुत सारी प्रकाश किरण निकलती हो या प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को कहा जाता है प्रकाश किरण पुंज। जैसे ये एक प्रकाश किरण, ये दूसरी प्रकाश किरण, ये तीसरी प्रकाश किरण, ये चौथी प्रकाश किरण, इन सबको अगर इकट्ठे कहा जाए तो इसे कहा जाएगा प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। अगर किसी एक स्रोत से ये निकल रहा होगा तो इस प्रकार से निकल रहा होगा, अगर किसी बिंदु पर ये जाके मिल रहा होगा तो इस प्रकार से जाके मिल रहा होगा। इस प्रकार से इन्हें अपसारी, अभिसारी और समांतर प्रकाश किरण पुंज भी कहा जाएगा। जैसा कि 3 प्रकार की किरण पुंज के बारे में अभी हम लोग बात किए, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज तथा समांतर किरण पुंज। तो इस प्रकार से अगर कॉम्बिनेशन होगा
किरण पुंजों का मतलब प्रकाशिक किरणों का, जैसे ऐसा लगे कि सभी किरण प्रकाशिक किरण एक बिंदु पर आकर मिलते हुए प्रतीत हो। अगर सभी प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिलते प्रतीत हो, इस प्रकार का जो बनेगा उसे कहा जाएगा अभिसारी किरण पुंज। दूसरा, अपसारी किरण पुंज, जिसे कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अगर ऐसा लगे कि किरणों का ये समूह किसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो, अगर किरणों का ये समूह किसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो तो इसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। अगर प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर जा रही हो, एक सीधी रेखा में जा रही हो और अनंत तक भी जाने के बाद एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत न हो तो इसे कहेंगे समांतर किरण पुंज, जिसे कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रकाश और प्रकाश के गुण। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से याद करिए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। एक बार फिर से अगर सुने तो प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, जैसे इस माध्यम से ये प्रकाश आया, इस पर आपतित हुआ और इसी माध्यम में वापस लौट गया तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र अगर बनाए इसे तो चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हो गया कोई समतल दर्पण M1 M2, समतल दर्पण या परावर्तक तल हो गया, जिसे कह सकते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल वह तल है जहां से प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौटेगा, तो ये पूरा हो गया परावर्तक तल। अब उसके बाद अगर इस परावर्तक तल पर एक लंबवत रेखा बनाई जाए तो इसे कहेंगे अभिलंब। अब चूंकि परावर्तन में कहा ही गया है कि परावर्तन में क्या होगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई किरण AB हो गया जो परावर्तक तल पर आपतित हो रही है, आपतित हो रही है, आके गिर रही है, इस वजह से इसका नाम है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। परावर्तन की घटना में ये इस परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटेगी, तो वापस लौटने वाली ये यहाँ से टकराई और ये वापस लौट गई, मतलब इस तल से टकराकर परावर्तित हो गई, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, तो अगर मान लिया गया किसी परावर्तक तल M1 M2 को लिया गया, इस पर एक किरण AB आपतित हो रही है, ये AB किरण आपतित हो रही है, इस परावर्तक तल चिकने तल से टकराकर ये किरण परावर्तित हो जा रही है। जो किरण परावर्तित हो रही है उसका नाम लिख दिए BC और इसे कह दिया गया परावर्तित किरण। अब उसके बाद तो ये हो गया परावर्तन। परावर्तन क्या हुआ, जब प्रकाश की किरण किसी भी परावर्तक तल पर आपतित होती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब उसके बाद इस परावर्तन की मात्रा इस चिकने तल पर निर्भर करती है। अगर ये चिकना तल अधिक स्मूथ है, चिकना है, तो प्रकाश का परावर्तन ज्यादा मात्रा में होगा। अगर ये तल खुरदरा है तो प्रकाश का परावर्तन थोड़ा कम मात्रा में होगा, प्रकाश बिखर जाएगा, जिसे कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अभी बात करें, ये हो गया आपतित किरण, AB आपतित किरण है। जो प्रकाश की किरण परावर्तक तल पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहेंगे। जो किरण परावर्तक तल से टकराकर परावर्तित होगी उसे परावर्तित किरण कहेंगे। इस M1 M2 मतलब परावर्तक तल पर जो लंबवत रेखा खींची गई है, मान लिया गया इसे N से दर्शा दिए, इसका नाम हो गया BN, इसे अभिलंब कहेंगे, अंग्रेजी में नॉर्मल कहेंगे। और जहां पर ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं इसे कहेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु।
अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट ये है कि जो आपतित किरण है और दूसरा ये बना हुआ है अभिलंब, इन दोनों के बीच I से दर्शाया जाता है और अभिलंब और इस परावर्तित किरण के बीच के कोण को R से दर्शाया जाता है। तो I और R है क्या? I की बात करें तो इसे कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। तो आपतन कोण की परिभाषा क्या होगी? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। एक बार फिर से, आपतन कोण क्या होगा? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे I से निरूपित किया जाता है। दूसरा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसे R से दिखाया जाता है। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसे R से दिखाया जाता है। एक बार फिर से अगर पूरा समरी अगर बनाएं तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण परावर्तक तल पर आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जब ये किरण इस परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के बीच में M1 M2 मतलब परावर्तक तल से लंबवत एक रेखा खींची जाती है जिसे अभिलंब कहते हैं, और जहां ये किरणें आपतित हो रही हैं उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। फिर बात आती है आपतन कोण की। आपतन कोण को I से दर्शाया गया है, अर्थात आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, तथा दूसरा जो R से दर्शाया गया है मतलब परावर्तन कोण, इसे कहेंगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन समझने के बाद अगली हेडिंग आती है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, और दोनों बहुत आसान नियम है। पहला नियम अगर देखा जाए तो अगर इस चित्र को देखें तो इसमें ये जो किरण AB आपतित हो रही है वो है आपतित किरण, दूसरा ये जो परावर्तित हो रही है वो है परावर्तित किरण, और तीसरा ये है अभिलंब। तो नियम में इन्हीं तीनों को मिला के कहा गया है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आसान शब्दों में कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। या फिर दूसरा अगर इसे और सुचारू ढंग से कहना हो तो कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हम लोग I को जान गए। I क्या है? आपतन कोण, R है परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम जो है वो यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कोण एंगल I बराबर हो गया एंगल R। तो फिर से परावर्तन का नियम भी इंपॉर्टेंट है। परावर्तन का क्या नियम है? परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, और इसका दूसरा बिंदु है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।